नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है कि भारत में जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्स कैसे बचा सकते हैं। जी। हमारे पास इंडिया एम्प्लॉय टैक्स सेविंग्स रिसर्च का एक विश्लेषण है और हमारा लक्ष्य क्या है कि टैक्स का बोझ कैसे कम किया जाए और साथ ही सुरक्षित निवेश से भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर हर साल जो बदलाव आते हैं उनके साथ। तो शुरुआत करते हैं दो टैक्स व्यवस्थाओं से, पुरानी और नई। हाँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है अक्सर। सही कहा। तो मोटा-मोटा अंतर ये है कि पुरानी वाली में कई कटौतियां हैं, छूटें हैं, जैसे एचआरए, एलटीए, धारा एटीसी वगैरह। जी। और जो नई व्यवस्था है उसमें टैक्स की दरें थोड़ी कम है, पर ये कटौतियों मतलब लगभग मिलती ही नहीं है। हाँ, बहुत कम है नई में। एक जरूरी बात और, एफआई 2023-24 से वो नई व्यवस्था ही डिफॉल्ट ऑप्शन बन गई है। जी, ये ध्यान रखना होगा, अगर किसी को पुरानी चुननी है तो उन्हें अलग से चुनना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो डेडलाइन है उससे पहले फॉर्म 10 आईए जमा करना होगा। बिल्कुल। अच्छा, नई व्यवस्था में एक राहत जरूर है, सैलरी पर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, ये पुरानी वाली से ज्यादा है, पुरानी में 50,000 थी। हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, पुरानी व्यवस्था में एचआरए और एलटीए जैसी महत्वपूर्ण छूटें भी हैं। तो क्या ये छूटें कभी-कभी ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं नई वाली की ऊंची स्टैंडर्ड डिडक्शन के मुकाबले? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए का फायदा काफी बड़ा हो सकता है। अच्छा। अगर कोई मेट्रो शहर में रहता है, ज्यादा किराया देता है, तो पुरानी व्यवस्था में एचआरए पर जो छूट मिलेगी, वो नई व्यवस्था की जो अतिरिक्त 25,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। इसी तरह लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए भी है, वो भी टैक्स बचाता है अगर आप यात्रा करते हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। अपनी सैलरी स्लिप, अपने खर्चे, वो सब देखने पड़ेंगे। सही कहा, हिसाब लगाना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे पॉपुलर तरीके पर, धारा 80C। हाँ, ये तो लगभग सभी जानते हैं, 1.5 लाख वाली लिमिट। हाँ, 1.5 लाख रुपए तक की कटौती। पर इसमें इतने सारे विकल्प हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, फिर वो ईएलएसएस, एनएससी, टैक्स सेवर एफडी, जीवन बीमा, होम लोन का मूलधन, बच्चों की ट्यूशन फीस, मतलब कैसे चुने इनमें से? देखिए, चुनाव हमेशा आपकी जरूरत, आपके लक्ष्य और आप कितना जोखिम ले सकते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है। जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। गारंटीड रिटर्न है, 15 साल का लॉक इन है, और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर पैसा टैक्स फ्री है। ईईई कहते हैं इसे, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अच्छा, और ईपीएफ? कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, वो तो जो नौकरी पेशा है उनके लिए अनिवार्य ही है। अगर 5 साल से ज्यादा तक उसमें पैसा रहता है तो निकालने पर वो भी टैक्स फ्री होता है। फिर आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस। ये थोड़ा अलग है, ये शेयर बाजार से जुड़ा है। ओह, तो इसमें रिस्क है? हाँ, इसमें बाजार का जोखिम है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो पीपीएफ या एफडी के 5 साल से काफी कम है, और लंबी अवधि में मतलब ज्यादा रिटर्न की संभावना भी रहती है। लेकिन टैक्स लगता है मुनाफे पे? हाँ, अगर आपका सालाना मुनाफा मतलब कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस अतिरिक्त मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एलटीजी लगता है 10%। अच्छा, और वो एनएससी, एफडी? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी और टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी, इनमें गारंटीड रिटर्न मिलता है, 5 साल का लॉक इन है, पर हाँ, इनका जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होता है आपकी स्लैब रेट के हिसाब से। और जीवन बीमा, होम लोन मूलधन, ट्यूशन फीस, ये सब भी इसी 1.5 लाख में आते हैं? जी हाँ, ये सब एटीसी की 1.5 लाख रुपए की सीमा के अंदर ही आते हैं, तो आपको देखना होगा कि आपकी जरूरत कहाँ फिट होती है। ठीक है। अब स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं, वो भी तो जरूरी है आजकल, और शायद सरकार टैक्स में भी कुछ राहत देती है इस पर, धारा 80D। हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 80D के तहत आप अपने लिए, अपने जीवन साथी, बच्चों और अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो उनके लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। और अगर माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए अलग से 50,000 रुपए तक की कटौती मिलती है। यानी कुल मिलाकर काफी अच्छी बचत हो सकती है। और आजकल स्वास्थ्य का खर्चा देखते हुए ये सिर्फ टैक्स बचत नहीं, एक जरूरी निवेश भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, और जिन्होंने घर खरीदा है या खरीदने का सोच रहे हैं, होम लोन पर पुरानी व्यवस्था में क्या खास फायदे हैं?
पुरानी व्यवस्था चुनने वालों के लिए होम लोन एक बहुत बड़ा टैक्स बचाने का जरिया हो सकता है। धारा 24B के तहत अगर आप खुद उस घर में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो लोन के ब्याज पर आप 2 लाख रुपए तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख सिर्फ ब्याज पर? जी हाँ, सिर्फ ब्याज पर। और इसके अलावा जो आप मूलधन चुकाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती अलग से मिलती है। अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा फायदा है। हाँ, इसीलिए जिन्हें होम लोन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, उनके लिए अक्सर पुरानी व्यवस्था ही बेहतर रहती है। अच्छा, और अगर किसी ने मान लीजिए पढ़ाई के लिए लोन लिया हो, एजुकेशन लोन? उसका भी प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए अगर एजुकेशन लोन लिया है, तो उस पर जो ब्याज चुकाया जा रहा है, उस पूरे ब्याज पर धारा 80E के तहत कटौती मिलती है। पूरे ब्याज पर कोई लिमिट नहीं? जी, ब्याज की रकम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। जितनी भी ब्याज दी है, उस पर कटौती मिलेगी। ये छूट लोन चुकाना शुरू करने वाले साल से लेकर अधिकतम 8 साल तक मिलती है। ये भी अच्छी बात है। एक और विकल्प है जिसके बारे में सुनते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस। इसमें क्या खासियत है? एनपीएस के 2 फायदे हैं। एक तो ये रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग में मदद करता है और दूसरा टैक्स भी बचाता है। कैसे? देखिए, धारा 80 सीसीडी के तहत कर्मचारी का जो अपना योगदान होता है एनपीएस में, उस पर 80C वाली 1.5 लाख की सीमा के अंदर कटौती मिलती है। लेकिन इसके साथ ही धारा 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए की एक अतिरिक्त कटौती मिलती है, जो सिर्फ एनपीएस में निवेश के लिए है। ये 1.5 लाख की सीमा के ऊपर है। ओ, तो मतलब 1.5 लाख एटीसी का प्लस 50,000 एनपीएस का कुल 2 लाख। जी हाँ, कर्मचारी अपने योगदान पर अधिकतम 2 लाख तक की कटौती ले सकता है, एटीसी प्लस 80 सीसीडी 1B मिलाकर। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके एनपीएस अकाउंट में योगदान देता है, तो वो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी से कम हो जाता है, कुछ शर्तों के साथ। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं सबसे ताज़ा अपडेट पर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट 2025 आया, उसमें कुछ बड़ा ऐलान हुआ है नई टैक्स व्यवस्था को लेकर। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है और शायद गेम चेंजर भी। नई टैक्स व्यवस्था में धारा 87A के तहत जो टैक्स रिबेट मिलती थी, यानी टैक्स में सीधी छूट, उसे बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। 60,000? पहले कितनी थी ये? पहले ये 12,500 रुपए थी 5 लाख रुपए तक की आय पर पुरानी व्यवस्था में, और 25,000 रुपए थी 7 लाख रुपए तक की आय पर नई व्यवस्था में। तो अब 60,000 का मतलब? इसका मतलब ये है कि नई टैक्स व्यवस्था में अगर आपकी कुल टैक्सेबल आय 12 लाख रुपए तक है, तो आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी। 12 लाख तक जीरो टैक्स? जी हाँ, और क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है नई व्यवस्था में, तो उनके लिए ये सीमा प्रभावी रूप से 12.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। 12-12.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं? ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल। ये नई व्यवस्था को अब बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर जिनकी आय इस दायरे में आती है, बहुत ज्यादा आकर्षक बना देता है। पुरानी व्यवस्था में रिबेट अभी भी 5 लाख रुपए तक की आय पर सिर्फ 12,500 रुपए ही है। तो क्या अब ये मान लें कि ज्यादातर लोगों को आंख बंद करके नई व्यवस्था चुन लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं कहूंगा। ये अभी भी आपके व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा। अच्छा। देखिए, जिनकी आय मान लीजिए 12.5 लाख के आसपास या उससे कम है, और जो पुरानी व्यवस्था की बड़ी कटौतियां जैसे एचआरए, होम लोन का भारी ब्याज या 80C का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए तो नई व्यवस्था अब शायद सीधी सीधी बेहतर है। लेकिन अगर किसी की आय ज्यादा है या वो पुरानी व्यवस्था में एचआरए, होम लोन ब्याज, एटीसी, एटीडी मिलाकर काफी ज्यादा टैक्स बचा पा रहे थे, तो उन्हें अब भी कैलकुलेट करके देखना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। हाँ, वो तुलना तो करनी ही पड़ेगी। जी, और ईएलएसएस जैसे जो विकल्प हैं, जो एटीसी में टैक्स भी बचाते हैं और बाजार से जुड़े रिटर्न की संभावना भी देते हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए, खासकर अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, FY 2025-26 के लिए टैक्स प्लानिंग सोच समझकर करनी होगी। बिल्कुल। पुरानी या नई व्यवस्था का चुनाव आपकी आय, आपके निवेश, आपकी कटौतियों पर निर्भर करेगा। पर हाँ, नई व्यवस्था की ये जो बड़ी हुई छूट है, ये समीकरण बदल सकती है कई लोगों के लिए। एकदम सही। एटीसी, एटीडी, होम लोन के फायदे, पुरानी व्यवस्था में एनपीएस की अतिरिक्त कटौती, इन सब विकल्पों का सही से इस्तेमाल टैक्स का बोझ काफी कम कर सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, निवेश का फैसला सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। और हाँ, बजट 2025 के बदलाव, खासकर नई टैक्स व्यवस्था की ये जो बढ़ी हुई रिबेट है, इसे अपने कैलकुलेशन में जरूर शामिल करें। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से एक विचार लेकर जाइएगा। क्या सिर्फ टैक्स बचाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया निवेश हमेशा लंबी अवधि के जो हमारे वित्तीय लक्ष्य होते हैं उनके साथ सही तालमेल बिठाता है? अच्छा सवाल है। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटी अवधि का जो टैक्स लाभ है वो लंबी अवधि की हमारी वित्तीय सेहत पर भारी पड़ जाता है? सोचिएगा जरूर इस पर।